नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो यूं तो मेडिकल की प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति के बड़े दिग्गज राजनेता हैं। ये 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं और अभी राज्यसभा सांसद हैं। ये पिछले कई साल से सत्ता और सिस्टम के खिलाफ विपक्ष के संघर्ष का चेहरा बने हुए हैं और कहीं भी किसी को भी अगर सत्ता या सिस्टम से कोई परेशानी है, न्याय की उम्मीद है, तो वो उनकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देखता है और इसीलिए वो बाबा के नाम से मशहूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप स्कूल टाइम से ही संघ के कार्यक्रमों से जुड़ गए थे और तृतीय वर्ष भी आपने किया है। दरअसल मैं मेरे गांव से 9वीं में पढ़ने के लिए महुआ गया था, जो हमारा तहसील मुख्यालय था, वहाँ सबसे बड़ा स्कूल था। तो हमको चलते रास्ते में किसी ने सलाह दी थी कि डॉक्टर बनो, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उसका एक टेस्ट हुआ था, 20 लड़कों को बायोलॉजी में और उसके दूसरी लिस्ट वालों को मैथमेटिक्स। तो मैं उसका टॉपर था, तो मेरे को बायोलॉजी मिल गई। तो वहाँ संघ के बाबूलाल सोनी जी हुआ करते थे महुआ के, उन्होंने टॉपर होने के नाते मेरे को पकड़ा, मेरे से मिले, मोहब्बत दी, प्यार दिया। वही मेरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पे 9वीं क्लास में ले गए। तब से मैं अनवरत काम करता रहा संघ का, मुख्य शिक्षक भी रहा, कारवा भी रहा, सहभाग कारवा भी रहा। और मेडिकल कॉलेज में बीकानेर में मैंने देश की सबसे बड़ी शाखा चलाई। वहाँ 4 हॉस्टल थे जिनके मध्य में हमारी संघ की शाखा लगती थी। 125-150 की उपस्थिति रोज़, वो रिकॉर्ड था देश में। मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी शाखा कहीं भी नहीं लगती थी जो मेडिकल कॉलेज बीकानेर में लगती थी। वहाँ का भी मैं मुख्य शिक्षक और कार्यवाह रहा था। तब से मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए संघ के। मैं विस्तारक भी हर छुट्टियों में रहता था। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी के वक्त पे भी आपने संघर्ष किया था और मीसा के तहत आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी उस वक्त, और उस वक्त आपका नरेंद्र मोदी जी के साथ में भी साथ और संपर्क रहा है। दरअसल में ऐसा हुआ था कि इमरजेंसी के काले बादल और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया, संघ ने तय किया कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो गुजरात में जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ सामग्री छपती थी, पूरे देश भर की सामग्री मोदी जी छपवाया करते थे। और मेरे को जिम्मेदारी मिली थी गुजरात जाना, अहमदाबाद, और वहाँ से सामग्री लाकर राजस्थान में वितरण करना, जो बड़ा टेढ़ा काम था। कहीं पकड़े जाओ, बीकानेर से जाना होता था। हाँ, अहमदाबाद से बीकानेर लाता था, वहाँ से सब जगह वितरित करवाई जाती थी। और मेरा वो समय वो था सेकेंड MBBS का, जहाँ मेरा कैरियर भी चौपट हो सकता था, और हो ही गया था एक तरह से। तो मैं 13 महीने तक, मैं और मेरे 3 साथी सफलतापूर्वक सामग्री को बांटते रहे। 13 महीने बाद जब मुझे गिरफ्तार किया तो यातनाएं बहुत दी, मार पीट, उल्टा लटका दिया, पता बताओ कहाँ से लाते थे हो, और पेट्रोल भी डाल दिया गोदाम में। मेरी सारी उंगली तोड़ दी वो लगा कर, और मेरा इतना, मैं कई बार बेहोश हो गया यातनाओं के कारण। पर मैंने ये नहीं बताया कहाँ से मैं लाता हूँ, कौन इनको सप्लाई करता है। अगर मैं उस समय मोदी जी का नाम बता देता तो सारे पूरे देश भर का जो योजना थी वो ठप हो जाती, रखी रह जाती। मैंने तय ये किया, चाहे प्राण चले जाए, पर कहाँ छपता है, कौन छपवाते हैं, वितरण की क्या व्यवस्था है, मैंने नहीं बताई। उन यातनाओं के कारण मैं कई दिनों तक नहीं सोया। एक छोटी सी कोठरी में मेरे को डाल दिया था, उसके कारण मेरी किडनी खराब हुई थी, जिसमें बाद में संघ के जो हमारे प्रांत के प्रचार थे माननीय सोहन सिंह जी, उन्होंने मेरा एम्स में इलाज कराया और मैं सही हो गया था। मैं PBM अस्पताल के जो एक विशेष वार्ड में मेरे को गिरफ्तार रखा गया। मेरी पढ़ाई की और मैंने MBBS एक ही अटैम्प्ट पे पास कर ली। ये कारण था कि उस समय मैं नरेंद्र मोदी जी के विशेष संपर्क में था
और ये नरेंद्र मोदी जी को पता है और वो मेरे से सदा मित्रवत व्यवहार करते हैं। डॉक्टर साहब, आंदोलनों का तो आपका तो इतिहास उसी टाइम से शुरू हो गया था और अभी नंबर है आपका एक बड़ा। मेरा पहला आंदोलन ये मानो, मैं 9वीं क्लास में जब प्रथम वर्ष ओटीसी का प्रशिक्षण के लिए हमारे प्रचारक थे वहाँ परमानंद जी, उन्होंने कहा आपको ओटीसी जाना है। तो मैंने मेरे माता पिता को कहा, तो 300 रुपये ओटीसी के खर्चे की आवश्यकता पड़ी, तो पैसा नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे को उन्होंने एक युक्ति बताई थी, तो मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। तो अंत में माता पिता ने 300 रुपये कहीं से ला के मेरे को ओटीसी उदयपुर भेज दिया। मेरा प्रथम वर्ष हो गया, तो वहाँ से मैंने आंदोलन की राह पकड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक ने मेरे को ज्ञान दिया, तब से अब तक इसी राह पर। तो अब तक कितने आंदोलन कर चुके हैं, कितनी बार जेल गए? अब तक मैं 599 आंदोलन कर चुका, छोटे बड़े 599, और 28 बार गिरफ्तार हुआ, 17 बार जेल गया। अभी हाल फिलहाल मेरे को गिरफ्तार किया है। मेरे लाठी तो इतनी पड़ी हुई हैं चोटी से एड़ी तक कि मेरे एक एक इंच पर पुलिस की लाठी है, लेकिन मैं इससे डरता नहीं। इसलिए नहीं डरता कि पुलिस का काम है उनका काम करना, मेरा काम है दीनहीन को न्याय दिलाना, चाहे उसके लिए लाठी खाने पड़े, जेल जाना पड़े। 2 बार मैं अमेरिका इलाज करा के आया हूँ पुलिस की लाठी चार्ज के कारण। मेरा कोई बाल काट के देखोगे तो 30-35 टाके मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आप संघ के पृष्ठभूमि से आए और सरकारी नौकरी में रहते हुए आपने चुनाव भी लड़ा। आपने प्रचारक सोहन सिंह जी का नाम लिया। तो भैरव सिंह जी, जगदीश प्रसाद माथुर हमारे उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, 1980 की बात है। तो मेरे को भैरव सिंह जी ने देख के कहा, क्योंकि मैं जेल में रहा हूँ तो मेरे को जानते तो सारे ही थे। तो उन्होंने कहा तुम चुनाव लड़ लो। तो मैंने बाद में भारतीय भवन है बगल में, मैंने कहा मैं आपको पूछ आता हूँ। तो मैं माननीय सोहन सिंह जी से पूछने गया। उन्होंने कहा क्या बेवकूफ़ी की काम बात कर रहे हो, पहले नौकरी करो, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनो, माँ बाप ने जो सपने पाले उनको पूरा करो। मना करने गया था भैरव सिंह जी से, साहब मेरे को संघ कार्यालय पर मना कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर उन्होंने ऐसा जाल, स्वाभाविक है, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, ऐसा व्यक्तित्व यहाँ राजस्थान में अभी तक कोई नहीं हुआ जैसे भैरव सिंह जी का था। तो मैं उनकी बात टाल नहीं सका और उन्होंने कहा मैं तेरी उंगली पकड़ लिए, मैं कहूँ वैसे चलते जाना और तुम ऊंचाई तक पहुँचोगे, ये मैं तुमको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने किसी कारण से उन्होंने मेरी उंगली छोड़ दी। आरएएस कुलदीप नीमरोट की मौत का मामला था जिस पर आपकी उनसे दरअसल क्या हुआ था कि बांसवाड़ा में ये आरएस थे, हमारे हिंडौन के रहने वाले थे, कुलदीप नीमरोट। तो दिनेश जोशी उस समय के हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे थे। उन्होंने आरटीओ जयपुर बनने के लिए कोई लेन देन का मामला हुआ था, उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी के बेटे पोस्टिंग आरटीओ जयपुर नहीं लगा सके तो कोई विवाद हुआ और वो सिकंदरा के पास एक एक्सीडेंट में मारा गया। तो मेरे को उनकी धर्मपत्नी, उसके भतीजे, पूरे परिवार आया है कि इसको मरवाया है, दिनेश जोशी ने मरवाया है, हरदेव जोशी के बेटे ने एक्सीडेंट करवाया है। उस मामले को लेके भैरव सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने मेरे को कहा इस मामले को तुम तूल मत दो। मैंने उनकी मानी नहीं, उन्होंने मेरे सामने प्रतिपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, भैरव सिंह जी की बात आई, वसुंधरा जी जब आई थी राजस्थान में, आप सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने उनका स्वागत किया। बाद में लेकिन उनसे भी आपका थोड़ा सा मनमुटाव रहा। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा अपना फायदा नुकसान नहीं देखते क्या? नहीं, देखो राजनीति, जब आप सुचितार मूल्य आधारित राजनीति करने के लिए निकले हो, और जो संघ से हमने सीखा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, मूल्य आधारित होनी चाहिए राजनीति, राजनीति में शुचिता बनी रहनी चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी अक्षर से पालना हो। इस दृष्टि से भैरव सिंह जी ने मेरी उंगली छोड़ दी, उसका नुकसान भयंकर हुआ। पर हमने संघ की शाखा पे गीत गाया है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। खास मुलाकात में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, 2009 से 2014 के बीच में आपने एआरसीपी को लेकर के बड़े रैलियां की थी, आंदोलन किया था, उसको एक जनमानस का मुद्दा बनाया था। अभी फिर आने वाले चुनाव हैं,
इसमें ये ईआरसीपी वाला मुद्दा कितना बड़ा रहने वाला है? ईआरसीपी दरअसल में ये वसुंधरा जी ने एक प्रोजेक्ट 13 जनों को पानी पहुंचाने के लिए भेजा था, और जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में बाद में जो मेरे को निकाल दिया था और मैं जब शामिल हुआ लास्ट क्षण में वसुंधरा जी के दूसरे शासनकाल में, तो उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट भारत केंद्र को भेज दिया। अब इसमें कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। अपन सभी जानते हैं, गहलोत साहब को गुमराह नहीं करना चाहिए कि राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का बराबर शेयर चंबल के पानी में है। यह महत्वपूर्ण बात कि मध्य प्रदेश से सहमति ली जाए, एनओसी ली जाए। मध्य प्रदेश ने भी जो प्रोजेक्ट बनाए 2-4, तो उनकी भी राजस्थान से उन्होंने सहमति ली है। सहमति क्योंकि हमारा पानी भी है तो उन्होंने सहमति ली है। तो इसमें महत्वपूर्ण मामला ये है कि एक तो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी जो गाइडलाइन में है केंद्रीय जल आयोग के में, जो कांग्रेस के समय की बनाई हुई है कि 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का जो प्रोजेक्ट आएगा उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा। तो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी केंद्र को भेजें गहलोत साहब, और मध्य प्रदेश की सहमति भेजें। गहलोत साहब ये कहते हैं सहमति की जरूरत नहीं। तो जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, वो मैं आज कागज लेके नहीं आया, तो गहलोत साहब ने कमलनाथ जी को पत्र लिखा था कि हमको इसमें सहमति दी जाए। तो कमलनाथ जी ने मना कर दिया, हम सहमति नहीं देंगे जब तक आप 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट, इट इज ऑन द पेपर्स। जब उनका खुद का दोस्त, खुद का मित्र मुख्यमंत्री था कांग्रेस का कमलनाथ, उन्होंने मना कर दिया, तो अब वो दोषारोपण कर रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, हमको सहमति नहीं दे रहा। तो इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं गहलोत साहब। तो मेरा कहना यह है कि सारे बांधों को जोड़ा, ईस्टर्न राजस्थान के ईआरसीपी से जोड़ा जाए और पर्याप्त पानी इनमें डाला जाए। ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ कैचमेंट एरिया इनका बढ़ाया जाए। ऐसा मेरा एक तीसरी मांग सरकार से है। वो भारत सरकार कैसे तैयार होगी हम करेंगे, लेकिन ये चीज़ गहलोत साहब भेजें केंद्र को, 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहमति, और सब बांधों को जोड़ के भेजेंगे। मेरे को पूरा भरोसा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौसा में आए थे, उन्होंने इसको हाईलाइट भी किया था, मैंने उनसे निवेदन भी किया था। लेकिन ये जो टेक्निकल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो कांग्रेस के राज का 1975 का बनाया हुआ कानून है, उस पर सहमति गहलोत साहब को भेजनी चाहिए, वरना वो केवल वोटों को बहकाकर वोट की फसल ईआरसीपी पे काट नहीं सकते। मैं नहीं काटने दूंगा, हमारी पार्टी नहीं काटने देगी। डॉक्टर साहब, ईस्ट राजस्थान में अगर आप आज की तारीख में देखें, आप वहीं से आते हैं, और आज अगर देखें तो बीजेपी की स्थिति लगभग 0 है। इसका कारण रहा पिछले चुनाव का। हमारे एक इंप्रेशन बना गुजरों में, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, गहलोत साहब के कारण माली समाज, हमारा एसटी एससी आमतौर पर कांग्रेस के साथ रहता है, और माइनॉरिटी, ये बड़ा एक लॉट मिल गया, इसलिए हमारी ये 28 सीट इधर से चली गई। अब क्या है कि इन 4 साल में इतना काम किया है सभी जाति वर्गों में, विशेषकर एसटी एससी में, कि अब ये वोट कांग्रेस की तरफ किसी भी हालत में हमारी पार्टी नहीं जाने देगी। हमने ईआरसीपी का बड़ा आंदोलन किया, हमने शंभू पुजारी का बड़ा आंदोलन किया, बूकना में पुजारी को जो मारा उसका किया, करौली में जो हिंसा फैलाई नव वर्ष पर, वो उस पर हमने आंदोलन किया। हर चप्पे चप्पे पर, चाहे वो रीट का मामला हो, चाहे आमागढ़ का प्रकरण हो, चाहे खो गंग का प्रकरण हो, या सब इंस्पेक्टर पेपर परीक्षा पेपर हो, हर एक मामले को इस इलाके में प्रभावी ढंग से हमने उठाया। और हमारा इस समय मजबूत जनाधार है, पार्टी के साथ लोग लगेंगे, उसमें हम 90% सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये ईस्टर्न राजस्थान अब के बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना चुका है। डॉक्टर, उसमें वहाँ पे सचिन पायलट फैक्टर कितना और क्या काम करेगा? सचिन पायलट का दरअसल में गुर्जर मतदाता है, उसमें बड़ी जबरदस्त नाराजगी है। दरअसल में मुख्यमंत्री तो नहीं बनाए, वो अलग बात है, लेकिन जिस ढंग से उनका अपमान किया जा रहा है कांग्रेस में, उसको विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं। आप सब जानते हो, राजस्थान की जनता जानती है कि एक तरफ से किनारे पे जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, वैसे फेंक दिया। सारा गुर्जर समाज नाराज है, और गुर्जर मीणा बाकी एसटी एससी के लोग मिलकर कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर कांग्रेस जो है, सरकार जो है, महंगाई राहत कैंप और स्कीम्स के ज़रिए ये दावा कर रही है कि वो परंपरा जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की है, वो टूटने जा रही है। वो ऐसा सपना देख रहे हैं जो कभी पूरे होने वाला नहीं है।
आपने देखा जो बिजली की रेट बढ़ाई है उससे 700 करोड़ रुपए कमाएंगे, और ये सारा कैंप चला के मात्र 300 करोड़ का फायदा ये पूरे राजस्थान के उपभोक्ता को देंगे। 400 करोड़ की बचत तो अभी कर ली। और जो दूसरी की योजनाएं हैं उन योजनाओं में लोगों को भ्रम है कि हमको सबको सिलेंडर मिलेगा, लोगों को भ्रम है हमको सबको गेहूं मिलेगा, लोगों को भ्रम हमारी सारी बिजली का माफ होगा। इन मामलों में एक ऐसा माहौल इनके द्वारा बनाया जा रहा है जो भीड़ बढ़ रही है। और एक दिन आप देख लेना, 10-15 दिन बाद ही देख लेना कि इस भीड़ का असंतोष उभर के अपना आप आएगा। इसमें भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। गहलोत साहब ये बताएं कि जो इतना लंबा पूरा खर्च है आप अपने प्रमोशन पे कर रहे हो, तो आप जनता के पैसे से क्यों कर रहे हो? आप कांग्रेस के जो पैसा है उससे करो, आपका जो पीसीसी का फंड है उससे करो। आप सरकार का पैसा खर्च करके अपनी पब्लिसिटी पे पैसा जो लगा रहे हो वो जनता पर वजन डाल रहे हो, जनता के टैक्स का मिसयूज कर रहे हो। ये इसको हम मुद्दा बना के आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम मुख्यमंत्री को नहीं करने देंगे। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो आप भी हर बार उठाते आए हैं कि पेपर लीक और नकल के मामले भर्ती परीक्षाओं में आपने सीधे सीधे सरकारी एजेंसियों पे और उनके आदमियों पे, सरकारी आदमियों पे आरोप लगाए थे कि ये लोग लिप्त हैं। और अभी हाल ही में आरपीएससी के एक मेंबर की गिरफ्तारी भी हुई है, आपने ईडी को कुछ सबूत भी दिए थे। बिल्कुल। तो ये सरकारी जो इंटेलिजेंस है उससे आपका खुफिया तंत्र ऐसे आगे कैसे रहता है? देखो, दरअसल में है क्या, राजस्थान की जनता को ये भरोसा हो गया है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल को कोई मुद्दा देंगे, विश्वास हो गया है, तो वो अंतिम परिणाम तक पहुंचाएंगे। ये मैनेज होने वाले नहीं है, ये भरोसा मैंने पैदा किया है। इसलिए चाहे कोई भी पेपर का मामला हो, कोई भी आंदोलन हो, तो सीधी कार्रवाई में भी कई बार भरोसा करता हूं। तो ये पब्लिक में एक विश्वास पैदा हो गया है कि अगर ये हमारे साथ लगेंगे तो हमको न्याय मिलेगा। मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ वो बात अलग है कि मैं वीरांगनाओं को लेकर बैठा, सरकार ने बेशर्मी की को 10 दिन तक ये कहती रही कि मुख्यमंत्री जी आप हमसे मिल लो, आप हमसे मिल लो। मुख्यमंत्री जी फर्जी वीरांगनाओं से तो मिल लिए, लेकिन जिन्होंने जो देश के लिए शहीद उनकी धर्मपत्नियों से नहीं मिले। आपकी राजनीति पे हम आगे और बात करेंगे। खास मुलाकात में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से। डॉक्टर साहब, कुछ एक मैं चीज़ें यहाँ कोट करना चाहूँगा। रीट के पेपर को ले जाते वक्त दुर्घटना का शिकार हुए जो ड्राइवर थे, उनकी पत्नी जाट, शंभू पुजारी एक ब्राह्मण, 3 वीरांगनाएँ, उनमें एक गुर्जर, एक जाट और एक मीणा। उदयपुर में आदिवासी लड़कियाँ थीं। सबका मुद्दा आपने उठाया, सबको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई आपने लड़ी, और फिर भी आप पर ये कहा जाता है कि आप जाति की राजनीति। बिल्कुल लगता है। दरअसल में ये बेबुनियाद है, ये बदनाम करने के लिए है। और जो जन आंदोलन करता हूँ उसमें कई जो ठग और ढोंगी नेता हैं वो ये भी कह देते हैं गुंडे साथ में, गुंडागर्दी है। जिस उद्देश्य से हम गरीब की मदद करते हैं और लड़ाई ज़मीन पर लड़ते हैं, उसको ऐसे परिभाषित कर देते हैं। पर मेरा संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिला संस्कार है, जिसमें जाति को कोई स्थान नहीं है। हमें हमारे प्रचारकों की जाति का ही पता नहीं लगता है किस जाति का है। हमें तो विचारधारा इस ढंग की है कि राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। करीबन 80% आंदोलन मैंने सवर्ण जातियों के किए हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बिल्कुल बेकार है कि अब मैंने सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन लड़ा, 5000 मजदूर थे, उसमें मात्र 6 ही मीणा मजदूर थे, बाकी सभी जाति वर्ग के थे। मैंने आमागढ़ की लड़ाई लड़ी तो वो तो हिंदू बहुसंख्यक लोगों की लड़ाई थी। वहाँ आमागढ़ पे झंडा केसरिया फाड़ दिया, वहाँ पंच महादेव की मूर्ति तोड़ दी। रीट का मामला कोई अकेले मीणा जाति का तो था नहीं, उनकी लड़ाई लड़ी। वीरांगना का कोई अकेला उनका नहीं था। अभी संजय पांडे कह के गया तो उनके भी मैं वहाँ पहुँचा। शंभू पुजारी हो, बुकना का पुजारी हो, चाहे आदिवासी का इलाका हो, कहीं किसी प्रकार की जाति हो जाती है, सर्वत्र मैं जाता हूँ
शायद इसीलिए लोगों का भरोसा आप पर है। अभी जो राम प्रसाद ने आत्महत्या की थी तो उसने उससे पहले एक वीडियो दिया था और उस वीडियो में आपका नाम लिया था उसने कि डॉक्टर साहब मुझे न्याय दिलाना। ये मतलब एक तरह से ये परसेप्शन बन गया है कि बाबा मतलब इंसाफ की गारंटी है। ऐसा तो नहीं है इंसाफ की गारंटी, पर जब वो मरते हुए देखो कोई आदमी या तो उनको मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए साहब मेरे को इंसाफ दिलाना, या कोई भगवान को याद करता है। मेरे को गर्व है इस बात का, एक दुखी मरते हुए मेरा नाम लेके गया, मैं तो आराम कर रहा था अस्पताल में, लेकिन उसकी इस करुण पुकार के बाद मैं आया, 6 दिन तक धरने पर बैठा। तो मेरा वोट तो है नहीं वहाँ, तो लड़ना है तो कांग्रेस के डॉक्टर महेश जोशी को या भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीदवार दूसरा आएगा, लेकिन मैं ये नहीं देखता। फिर भी डॉक्टर साहब 2 चीज़ें मैं कोट करूँगा। परसादी लाल मीणा जी वो कहते हैं आप अराजकता की राजनीति करते हैं, और रमेश मीणा जी ने तो एक बार ये कह दिया कि किरोड़ीलाल मीणा तो अपराधी है, गिरफ्तार क्यों नहीं करते। देखो अगर मैंने अपराध किया है तो वास्तव में गिरफ्तार करना चाहिए, रमेश जी ने जो कहा। लेकिन मेरे पे जितने भी मुकदमे लगे हैं वो आंदोलनों को लेकर लगे हैं, राजनीतिक द्वेष भाव से लगे हैं। हाँ 2 मुकदमे, एक माननीय रमेश जी ने 376 का मुकदमा मेरे पर दर्ज कराया, एक हमारे महुआ के माननीय विधायक ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया, वसुंधरा जी के कार्यकाल में कराया। सब जांच हो गई, 3 बड़े अफसरों ने कर लिया। मैं दोनों नेताओं का आज चैनल पर कहना चाहता हूँ, मेरे को चाहे गोली से उड़वा दो पर मेरे चरित्र का हनन ऐसे मत करो। राजनीति में लड़ाई चलती है, हार जीत चलती है। रमेश जी से गोल में लड़ी, हार गई, पर अपराधी कहना एक बहुत बड़ा पाप है, उनको नहीं कहना चाहिए। मैं तो फूल मोहम्मद की हत्या हुई थी उस समय संसद में था, तब भी 302 का मुकदमे मेरे को उलझा दिया था राजनीतिक द्वेष भाव से। ये सब चलते हैं, राजनीतिक द्वेष भाव से मुकदमे दर्ज हुए हैं। और मैं फिर खुले में कह रहा हूँ, अगर मैं अपराधी हूँ तो गहलोत साहब आप अपने कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा की माने, मेरे को गिरफ्तार करें। परसादी लाल मीणा खुद दौसा की एक मीटिंग में सीओ को गेट आउट कह चुके हैं, अभद्र भाषा बोल के, जो सीनियर आरएस होता है, और उसी दिन उसको ट्रांसफर करा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर रमेश जी बीकानेर कलेक्टर को गेट आउट कह चुके हैं। तो अराजक कौन है? और आपको मेरा एक भी अराजकता की कोई ऐसी बात हो, कोई मेरे व्यवहार में हो, कई बार मेरा गुस्सा आता है, गुस्सा मेरी कमजोरी है तो गुस्सा मेरी ताकत भी है, उसमें गलती हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। 2018 गहलोत साहब के इस राज में 4.5 साल के राज में मैंने 107 आंदोलन किए, एक में भी हिंसा हो गई, बड़े भी किए छोटे भी किए, तो आप मेरे को कटघरे में खड़ा कर दो, गिरफ्तार कर लो। वो रमेश जी और प्रसादी जी के हिसाब से मैं हाथ में हथकड़ी और जेल के शीशों में जाने को तैयार। 2010 में गोपालगढ़ मस्जिद फायरिंग वाला मामला भी था, और 2021 में आमागढ़ में जो झंडा फहराने वाला मामला था। मतलब 70 पार की उम्र में हमने आप में जो दमखम और वो देखा है। दरअसल में आमागढ़ में मैं चढ़ा था तो 7.5 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ाई हुई, 2 पहाड़ क्रॉस करने पड़े। कहाँ से आती है एनर्जी, कहाँ से आती है, दमखम कहाँ से आता है? ये देखो ऐसा है, इसमें माता पिता की प्रेरणा, मैंने मेरे माँ बाप को बड़ा परिश्रम करते हुए देखा है। मैं गांव में बाकी के भाइयों को परिश्रम करते देखता हूँ तो मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ, परिश्रमी लोगों से। मैं देश का प्रधानमंत्री कितनी परिश्रम करता है उनसे प्रेरणा लेता हूँ। संकल्प और प्रबल इच्छा के कारण मैं वो कर लेता हूँ जो इस उम्र में कोई आदमी नहीं कर सकता। 2013 में आपने अलग पार्टी बना करके ना, मैंने बनाई नहीं थी। दरअसल मेरे को पार्टी से निकाल दिया था, वसुंधरा जी की कुछ नाराजगियाँ हुई थी। और 1989 में जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था तो मैं राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला पहला आदमी था, बीजेपी में पहला था देश में। लेकिन उसके बाद पार्टी ने 3 बार लगातार टिकट काटे मेरे। मैंने पार्टी छोड़ी नहीं, मेरे को स्टेट लीडरशिप के कारण मेरे को पार्टी से निकाल भी दिया, टिकट भी काट दिया। मैं नहीं चाहता था कोई चुनाव लड़ा जाए, लेकिन समर्थक नहीं माने तो मजबूरी में पार्टी बनानी पड़ी। वो हमारी मजबूरी थी राजनीति में जिंदा रहने के लिए, जैसा लोग उनका, लेकिन वो मेरी भयंकर भूल थी। ये तो होता रहता है पार्टी से निकालना, पर पार्टी से निकलने के बाद भी मैंने विचारधारा को नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ की विचारधारा के खिलाफ मैं रहा, 10 साल तक बाहर रहा, लेकिन मैं नहीं बोला। मैं बराबर गुरुदक्षिणा करता था, बराबर बड़े संघ के कार्यक्रमों में जाता था। क्या आपने उस वक्त हनुमान बेनीवाल के साथ में हुंकार रैली भी की? हनुमान बेनीवाल जी ने, हमने जब पार्टी की घोषणा की थी तो उदयपुर से की थी, उनमें बेनीवाल जी गए थे।
लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहे थे, पर कई आंदोलनों में साथ रहे और उस समय हम अकेले ही लड़े थे, उतनी सफलता नहीं मिल पाई। और दरअसल में अब भी मेरे को नहीं लगता कि राजस्थान में कोई थर्ड फोर्स आ सकती है, क्योंकि यहाँ बाईपोलर पॉलिटिक्स है, इसलिए उस समय हमको सफलता नहीं मिली। डॉक्टर साहब, अब तो आपकी घर वापसी भी हो गई, आज आप राज्यसभा के सांसद भी हैं अपनी पार्टी से, पार्टी को विश्वास भी है कि इस बार जो है सरकार में वापस आ रहे हैं। अच्छा, हमने देखा है डॉक्टर साहब कि ब्राह्मण, दलित, वैश्य, माली, राजपूत, हमने सब सीएम देखे हैं, तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि हम आज एक होने वाले आदिवासी वैसे तो अमित जी वैसे तो कौन नहीं चाहता एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना। जो राजनीति में हो उसके हर एक के दिमाग में ख्वाहिश रहती है, पर मैं ऐसे बेफालतू के सपने नहीं पालता। संघ का मैं बड़ा समर्पित डेडिकेटेड वर्कर रहा हूँ। मेरे से भूल हुई है कि मैं पटरी से नीचे उतर गया, तो मेरे उस पर जीवन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। हम तो वो संस्कार वाले आदमी हैं, यही विचार है। बाकी तो क्या पहला आदिवासी सीएम मिल सकता है राजस्थान को? नहीं, हमारे यहाँ जाति का सोच नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें मैं कहीं अब वैसे भी मैं 72 साल का हो गया, 75 की सीमा तो लक्ष्मण रेखा पार करना कैसे भी संभव नहीं होगा। खास मुलाकात में आने के लिए और हमारे यहाँ पर वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। खास मुलाकात में आज इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।